हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसएस इलेक्ट्रीशियन पर। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि डिजिटल क्लाइम मीटर का प्रयोग जो हमारे एसी और फ्रिज टेक्नीशियन होते हैं वो लोग किस प्रकार से करते हैं, किस मोड पर सिलेक्ट करके क्या चीज़ें चेक करनी चाहिए और किस मोड का क्या फ़ायदा होता है, एम्पियर को कैसे चेक करेंगे, वोल्टेज को कैसे चेक करेंगे, रजिस्टेंस को कैसे चेक करेंगे और डायोड को कैसे चेक करेंगे, साथ ही साथ क्लैंप को फंसा करके तार के ऊपर से ही कैसे हम एम्पियर चेक कर लेंगे। तो ये सारी चीजें आपको इस वीडियो में बिल्कुल प्रैक्टिकल करके दिखाई जाएगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, तभी आपको इस क्लैंप मीटर के बारे में बेहतर से बेहतर नॉलेज मिल पाएगा। और मैं दावा करता हूं कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लिए तो आपको फिर से क्लैंप मीटर को समझने की जरूरत नहीं है, आप इसी वीडियो में क्लैंप मीटर को पूरी तरह से समझ जाएंगे। तो यहाँ पर फिलहाल में देखिए जो हमारा डिजिटल क्लैंप मीटर है, सबसे पहले इस बॉक्स से हम इसको निकालते हैं। यहाँ पर यूनिटी कंपनी का ये डिजिटल क्लैंप मीटर है, इसको हमको बाहर निकालना है। तो देखिए हम यहाँ से बाहर निकालते हैं और हम जान लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या हमको मिलता है। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा है डिजिटल क्लैंप मीटर और इसके साथ मिलती हैं दो प्रोब जिसको हम टेस्टिंग लीड भी बोलते हैं। तो ये हमारी दोनों प्रोब निकल गई। अब यहाँ पर जो हमारी रेड वाली प्रोब होती है इसको धनात्मक प्रोब कहा जाता है, यानी कि पॉजिटिव प्रोब कहा जाता है। और जो हमारा ये ब्लैक वाला प्रोब होता है इसको निगेटिव प्रोब कहा जाता है, यानी कि ऋणात्मक प्रोब कहा जाता है। अब यहाँ पर हम आपको बता दें तो ये जो क्लैंप मीटर है, इस क्लैंप मीटर में क्या क्या फंक्शन है, सबसे पहले इसके बारे में समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं दो पोर्ट जैक है। इस पोर्ट जैक में यहाँ पर लिखा है COM, जहाँ पर COM लिखा है वहाँ पर हम लगाएंगे ब्लैक वाली प्रोब। तो इस प्रकार से हम COM में ब्लैक वाली प्रोब लगा लेते हैं। COM मतलब होता है कॉमन, यानी कि इसमें हम ब्लैक वाली प्रोब लगा लेंगे। अब यहाँ पर लिखा है VOM और उसके बाद डायोड का मोड बनाया गया है। इसका मतलब कि जो हम दूसरी वाली प्रोब लगाएंगे, रेड वाली प्रोब लगाएंगे, उसको हम क्या क्या करने के लिए लगाएंगे, तो वोल्टेज को चेक करने के लिए लगाएंगे, प्रतिरोध को चेक करने के लिए लगाएंगे और साथ ही साथ डायोड को चेक करने के लिए लगाएंगे। तो यहाँ पर जो रेड वाली प्रोब होगी उसको यहाँ पे इंस्टॉल कर देना है। तो अब इसके आगे हम समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा ये जो नोब है, जो हमारा ये स्विच है, इस स्विच का काम होता है कि अपने आवश्यकता अनुसार सेटिंग करना। जैसे मान लीजिए कि हमको वोल्टेज चेक करना है तो हम इसको वोल्टेज पे सेट करके तब चेक करेंगे। जैसे मान लीजिए हमको प्रतिरोध चेक करना है, रजिस्टर चेक करना है, तो इसको हम रजिस्टर पे सेट करके तब चेक करेंगे। मान लीजिए किसी चीज़ की कंटिन्यूटी चेक करना है, जैसे मान लीजिए हमको कंप्रेसर ही चेक करना है, उसके कॉमन रनिंग स्टार्टिंग को ही चेक करना है, तो हम इस सेलेक्टर को यहाँ पर कंटिन्यूटी पे रख के तब चेक करेंगे। तो यहाँ पर जितने भी पॉइंट बने हुए हैं सबके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे और साथ ही साथ एक एक चीज को हम प्रैक्टिकली चेक करके दिखाएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं साइड में एक बटन है जिसको बोलते हैं होल्ड बटन। ये होल्ड बटन क्या करती है, जैसे मान के चलते हैं कोई रीडिंग यहाँ पे आ गई। अब हम कोई रीडिंग जब यहाँ पे आ जाती है तो अब ये रीडिंग थोड़ी देर में हट जाएगी। थोड़ी देर में हटने का मतलब जैसे ही हम चेक करेंगे वैसे ही हट जाएगी, लेकिन चेक करने के दौरान ही अगर होल्ड बटन को प्रेस कर देते हैं तो यहाँ पर जो भी रीडिंग रहेगी वो यहाँ पर दिखाते रहेगी जब तक हम होल्ड बटन को दोबारा प्रेस नहीं करेंगे तब तक। तो आई होप आपको यहाँ पर होल्ड बटन के बारे में क्लियर हो गया होगा। फिर से इसको दबाएंगे तो ये रीसेट हो जाएगा, यानी कि जो हमारी रीडिंग आई रहेगी वो रीडिंग हट जाएगी। यहाँ पर 00 शो करने लगेगा। वो कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या चीज़ें चेक कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर साइड में एक बटन है, इस बटन को हम बोलते हैं क्लैंप बटन। और यहाँ पर जो ये खुल रहा है ना, इसको बोलते हैं क्लैंप। क्या बोलते हैं? क्लैंप। हम इसी क्लैंप के द्वारा AC सप्लाई को वायर के ऊपर से ही नाप सकते हैं। तो हम इसको बताएंगे कि किस प्रकार से आपको AC करंट को या फिर AC सप्लाई को इसके द्वारा मापना है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। अब यहाँ पर हम आपको एक एक फंक्शन के बारे में समझाते जाते हैं कि किस प्रकार से AC फ्रिज टेक्नीशियन इस क्लैंप मीटर का बेहतरीन यूज कर पाते हैं। हालांकि कुछ लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती है कि इसका यूज कैसे किया जाएगा। तो आज की वीडियो देखने के बाद आपको क्लैंप मीटर से संबंधित और कोई वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर चलिए एक एक पॉइंट के बारे में हम आपको समझा देते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा गया है ऑफ। ऑफ का मतलब है कि ये मल्टीमीटर अभी ऑफ है, ये क्लैंप मीटर भी ऑफ है। अभी हम इसके द्वारा ना तो एम्पियर माप सकते हैं, ना तो रजिस्टर माप सकते हैं, ना तो AC वोल्टेज माप सकते हैं, ना तो DC वोल्टेज माप सकते हैं। कुल मिला के ये बंद है, इसके द्वारा अभी भी कुछ भी मापा नहीं जा सकता। अब इसके बाद दूसरा वाला पॉइंट देखिए। इस दूसरे वाले पॉइंट में दिया गया है
200 किलो ओम, यानी कि 200 किलो ओम। 200 किलो ओम को अगर आप ओम में बदलना चाहते हैं तो 200 में 1000 का गुणा कर दीजिए, वो ओम में बदल जाएगा। तो फिलहाल में हम इसको 200 किलो ओम ही पढ़ते हैं। अब यहाँ पर करना क्या है, आपको इस सेलेक्टर को रखना है 200 किलो ओम की रेंज पे। अब यहाँ पर 200 किलो ओम की रेंज पे हम क्या चीज़ें चेक करेंगे, तो इस रेंज पे हमको रजिस्टर चेक करना होता है। जैसे अगर मान लीजिए एसी फ्रिज टेक्नीशियन अगर मान लीजिए कि कोई पीसीबी रिपेयर करते हैं तो उसमें बहुत तमाम सारे रजिस्टर होते हैं, वो कितने कितने ओम के कहाँ कहाँ पे लगे होते हैं, उनको फाइंड करना होता है कि ये रजिस्टर कितने ओम का है, ये रजिस्टर कितने ओम का है, ये रजिस्टर वैल्यू दे रहा है कि नहीं दे रहा है। उसके लिए यहाँ पर सेलेक्ट करके चेक करते हैं। तो हम आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल लाइव यहाँ पर दिखाएंगे कि हम रजिस्टर को कैसे चेक करेंगे यहाँ पर 200 किलो ओम के फंक्शन पे। तो यहाँ पर फिलहाल में हमने इसको सेट कर लिया है 200 किलो ओम पे, और 200 किलो ओम पे सेट करने के बाद अब इन दोनों प्रोबों का काम पड़ेगा। हम प्रोबों के बारे में बताएं तो जो रेड वाली प्रोब है ये पॉजिटिव प्रोब होती है, और जो ब्लैक वाली प्रोब है इसको नेगेटिव प्रोब बोलते हैं। इन दोनों प्रोबों के द्वारा हमको चेक करना होगा कि रजिस्टर कितने ओम का है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम आपको रजिस्टर दिखा देते हैं। तो रजिस्टर तो कई टाइप के होते हैं, फिलहाल में आपने ऐसा रजिस्टर जरूर देखा होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक एलईडी के साथ ये कनेक्ट है रजिस्टर। अब हमको चेक करना है कि ये रजिस्टर कितने ओम का है। हालांकि हम ऐसे देख के तो पता लगा सकते हैं, इसके कलर कोडिंग से पता लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपको मल्टीमीटर से या क्लैम मीटर से को चेक करना है, चेक करके पता लगाना है, एग्जैक्ट वैल्यू लाना है, तो आप मल्टीमीटर या क्लैम मीटर को यहाँ पर 200 किलो ओम के रेंज पे सेट करके चेक कर सकते हैं। हालांकि कुछ कम रेंज भी रहेगी तो भी चलेगा, लेकिन फिलहाल में इस क्लैम मीटर में यही मैक्सिमम रेंज दिया है, यानी कि इसके अंडर में जितना भी रजिस्टर होगा उसको हम इसके द्वारा चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो दोनों प्रोबें है ना, इन दोनों प्रोबों को लगाना है इस रजिस्टर के दोनों पॉइंटों पर। यहाँ पर फिलहाल में देख सकते हैं दो रजिस्टर सीरीज में जुड़े हुए हैं, तो कोई बात नहीं, हम एक रजिस्टर को पहले चेक करेंगे, उसके बाद दोनों रजिस्टर को चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक प्रोब लगाना है इस पॉइंट पे, अगर ये अलग अलग होता तो इसके दो पॉइंट होते, तो बस एक प्रोब लगाना है एक पॉइंट पे और दूसरा प्रोब लगाना है दूसरे पॉइंट पे। इस प्रकार से जैसे ही लगाएंगे तो यहाँ पर रीडिंग शो होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 95.7 या 6 किलो ओम के आसपास में ये रीडिंग दिखा रहा है। तो यहाँ पर देखिए 95 किलो ओम का ये हमारा रजिस्टर है, यानी कि एक रजिस्टर हमारा 95 किलो ओम का है। तो अब हम दूसरे रजिस्टर को चेक करते हैं। तो दूसरे रजिस्टर को भी सेम उसी प्रकार से चेक करना है। तो एक प्रोब हमको यहाँ पे रखना है, दूसरी प्रोब हमको यहाँ पे लगाना है, तो यहाँ भी हमारा रजिस्टर शो हो जाएगा। तो यहाँ पर बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको दिख रहा होगा कि 96 पॉइंट समथिंग यहाँ पर शो कर रहा है, 96.76 इस तरह से शो कर रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप रजिस्टर को हम कैसे चेक किए, तो इसी प्रकार से आपको भी रजिस्टर को चेक करना है। तो आपको यहाँ पर जानकारी मिल गई होगी कि रजिस्टर को हम कैसे चेक करते हैं। अब यहाँ पर अगर दोनों रजिस्टर को हम एक साथ चेक करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है, एक रजिस्टर के एक पॉइंट पर एक प्रोब रखना है, और जो हमारा दूसरा रजिस्टर इसके सीरीज में जुड़ा हुआ है इसके एंड पॉइंट पर एक प्रोब रखना है। तो यहाँ पर देखिए दोनों प्रोब जैसे ही हम रखेंगे यहाँ पर रीडिंग शो कर दिया 185 किलो ओम, यानी कि दोनों का रेजिस्टेंस जोड़ करके यहाँ पर शो कर रहा है। तो आई होप आपको यहाँ पर रजिस्टर को चेक करना समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर रजिस्टर और रजिस्टेंट और रजिस्टिविटी के बारे में बता दें तो यहाँ पर देखिए जो हमारा रजिस्टर होता है, अगर रजिस्टर हम बोलेंगे तो एक कंपोनेंट के बारे में बात करेंगे, अगर रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे तो इसकी क्वालिटी के बारे में बात करेंगे, यानी कि जो रजिस्टर होगा वो कितने ओम के साथ रहेगा उसके बारे में हम बात करेंगे। अगर रजिस्टिविटी के बारे में बात करें तो रजिस्टिविटी के साथ मटेरियल भी आ जाता है, और साथ ही साथ उसका प्रतिरोध कितना है, यानी कि प्रतिरोधकता कितनी है, ये चीजें हम जानना चाहते हैं, तो उसके लिए हम रजिस्टिविटी में बात करेंगे। फिलहाल में हमने यहाँ पर रजिस्टर की वैल्यू चेक किया, तो रजिस्टर की वैल्यू आपको चेक करने आ गया होगा कि कैसे चेक करना है। तो चलिए हम इसको साइड में रखते हैं। अब इस फंक्शन का काम इतना ही है कि हम इसके द्वारा रजिस्टर की वैल्यू को चेक कर सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि अगला पॉइंट हमारा क्या है, और इस मोड पर हम सेलेक्ट करके क्या क्या चीजें चेक कर सकते हैं। तो अब सेलेक्टर को रख लेना है यहाँ पर बजर मोड पे, या कंटिन्यूटी मोड पे, या डायोड टेस्टिंग मोड पे, यानी कि ये जो मोड है इसको हम डायोड टेस्टिंग मोड, बजर मोड या फिर
कंटिन्यूटी मोड कह सकते हैं। तो ये जो हमारा कंटिन्यूटी मोड है, इससे हमको क्या क्या चीज़ें चेक करना होता है हम आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहले इसके द्वारा एसी फ्रिज टेक्नीशियन अपने कंप्रेसर की कॉमन रनिंग स्टार्टिंग तीनों पिनों को ही चेक करते हैं, थर्मोस्टेट को चेक करते हैं, रिले को चेक करते हैं, ओएलपी को चेक करते हैं, कंप्रेसर सही है कि नहीं सही है इसको चेक करते हैं। और यहाँ पर एक पॉइंट और साइड में दिया गया है जहाँ पे डायोड का सिंबल बनाया हुआ है, तो इसके द्वारा हम डायोड को भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम एक डायोड आपको चेक करके दिखा देते हैं, डायोड को कैसे चेक किया जाएगा। तो ये वाला डायोड तो आपने देखा ही होगा। इस डायोड को चेक कैसे करना है, ये डायोड सही है कि खराब है, हम इसके द्वारा आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा डायोड है, इस डायोड के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लें। तो इस डायोड में आपको एक साइड में सिल्वर पट्टी दिख रही होगी और एक साइड में बिल्कुल ब्लैक ब्लैक दिख रहा होगा, उस साइड में सिल्वर पट्टी नहीं होगी। तो यहाँ पर जिस साइड में सिल्वर पट्टी होती है वो हमारा कैथोड सिरा कहलाता है, और जिस साइड में सिल्वर पट्टी नहीं होती है वो हमारा एनोड सिरा कहलाता है। अब एनोड मतलब होता है धनात्मक सिरा और कैथोड मतलब होता है ऋणात्मक सिरा। तो आप जब भी डायोड को चेक करेंगे तो आपको ये बातें जाननी जरूरी हैं कि किस साइड वाला एनोड होता है और किस साइड वाला कैथोड होता है। तो यहाँ पर फिलहाल में हमने आपको बता दिया कि जिस साइड में सिल्वर पट्टी नहीं है उस साइड एनोड होता है, और जिस साइड सिल्वर पट्टी होती है उस साइड कैथोड होता है। तो हम इसको उसी प्रकार से चेक करते हैं, जिस साइड में सिल्वर पट्टी है उस साइड में आपको लगाना है नेगेटिव प्रोब, और जिस साइड में सिल्वर पट्टी नहीं है उस साइड में आपको लगाना है पॉजिटिव प्रोब। तो यहाँ पर रीडिंग शो करेगा, तो यहाँ पर आप क्लियर तरीके से देख सकते हैं 613 रीडिंग शो कर रहा है। तो ये एक साइड से रीडिंग शो कर रहा है, यानी कि इस टाइम पे हमने डायोड को जो चेक कर रहे हैं ये फॉरवर्ड बायस में हम चेक कर रहे हैं, यानी कि पॉजिटिव पे पॉजिटिव और नेगेटिव पे नेगेटिव जब दिया जाए तो उसको फॉरवर्ड बायस बोलते हैं। अब इसके बाद क्या करते हैं, इस डायोड को हम उल्टा कर लेते हैं, यानी कि जो हमारा सिल्वर वाली पट्टी है, अब सिल्वर वाली पट्टी की तरफ हम पॉजिटिव प्रोब लगाते हैं और विदाउट सिल्वर वाली पट्टी की तरफ हम नेगेटिव प्रोब लगाते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल कोई भी रीडिंग नहीं आ रही है। इसका मतलब कि ये जो डायोड है ना, ये क्या करता है, एक साइड से सप्लाई को जाने देता है और एक साइड से सप्लाई को ब्लॉक करता है, मतलब रोकता है। तो इस प्रकार से हम डायोड को चेक कर सकते हैं। आई होप आपको डायोड चेक करना समझ में आ गया होगा। ये एक तरफ से रीडिंग देगा और एक तरफ से रीडिंग नहीं देगा, तो समझिए डायोड हमारा क्लियर है, सही है। तो इसको हम साइड में अब रख लेते हैं। इसको साइड में रखने के बाद यहाँ पर देखिए हमको डायोड चेक करने से ही काम नहीं चल पाएगा, क्योंकि हम एसी फ्रिज टेक्नीशियन है ना, तो इस रेंज का बहुत सारा इस्तेमाल है। इस रेंज के द्वारा हम रिले ओएलपी को भी चेक कर सकते हैं। तो हम एक रिले और एक ओएलपी आपको चेक करके दिखा देते हैं। तो एक प्रोब रखना है आपको यहाँ पर जिस पिन पे हम सप्लाई देते हैं, और ओएलपी के दूसरे पॉइंट पर हम रखते हैं दूसरी वाली प्रोब। तो यहाँ पर देखिए ओएलपी के एक पॉइंट पर ब्लैक वाली प्रोब रख लिए और ओएलपी के दूसरे पॉइंट पर हम रेड वाली प्रोब रख लिए। तो यहाँ पर बीप की आवाज़ के साथ पर रीडिंग 00 हो जाएगी। तो इस तरह से अगर हो रहा है तो हमारा जो ओएलपी है ये सही माना जाएगा, अगर ऐसा नहीं होता है तो ओएलपी हमारा खराब माना जाएगा। तो फिलहाल में आप यहाँ पर देख सकते हैं रीडिंग जो है ये 00 हो जा रही है। तो आई होप आपको यहाँ पर ओएलपी को चेक करना समझ में आ गया होगा कि एसी फ्रिज टेक्नीशियन ओएलपी को क्लैंप मीटर के द्वारा कंटिन्यूटी पर सेट करके कैसे चेक करते हैं। तो चलिए हम इसको साइड में रखते हैं। अब हम एक रिले आपको चेक करके दिखा देते हैं। ये हमारा पीटीसी रिले है। इसको अगर चेक करना है तो इसके दोनों छिद्रों में दोनों प्रोब लगा लेनी है। अगर ये रिले सही है तो कुछ न कुछ रीडिंग देगा, और रिले अगर खराब है तो रीडिंग नहीं देगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिले सही है, 34 रीडिंग दे रहा है। तो इसका मतलब हमारा रिले ओके है, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम इसको साइड में रखते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि किस प्रकार से हम कंटिन्यूटी मोड का इस्तेमाल करते हैं। अब इसके बाद हमको क्या चेक करना होता है इस मोड पर, तो इस मोड पर ज़्यादातर हम कंप्रेसर को चेक करते हैं। तो कंप्रेसर को चेक करने के लिए यहाँ पर देखिए तीनों पिनें आपको दिखाई दे रही होंगी। ये जो तीनों पिनें हैं ये कॉमन रनिंग स्टार्टिंग की पिनें हैं। तो सबसे पहले अगर कंप्रेसर की वाइंडिंग को टेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर तीनों पिनों पर रीडिंग कुछ ना कुछ जरूर आनी चाहिए। तो आपको सबसे पहले वैसे ही चेक कर लेना चाहिए, तीनों पिनों को चेक कर लेना चाहिए, कुछ ना कुछ रीडिंग जरूर आना चाहिए। देखिए यहाँ पर कुछ ना कुछ रीडिंग जरूर आ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 28 या 26 रीडिंग दिखा रहा है। और अब हम दूसरी प्रोब पे लगाते हैं तो यहाँ भी कुछ ना कुछ रीडिंग जरूर आना चाहिए। तो हम दूसरी प्रोब पे लगा देते हैं। देखिए यहाँ पर जो रीडिंग आ रही है वो 29 आ रही है। तो यहाँ भी रीडिंग आ रही है। अब हम दो पिने नीचे जो हैं उनको भी चेक कर लेते हैं। तो वहाँ पर भी देखिए रीडिंग आएगी।
तो यहाँ पर भी रीडिंग आ रही है, क्लियर तरीके से आप देख पा रहे होंगे। यानी कि तीनों पिनों पर रीडिंग आ रही है। इसका मतलब कि जो हमारा कंप्रेसर की वाइंडिंग है वो ओके है, कंप्रेसर की वाइंडिंग ओके है। कॉमन रनिंग स्टार्टिंग अगर आप चेक करना नहीं जानते हैं तो हम पिछली वीडियो में भी बताए हैं, आप डिस्क्रिप्शन में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। बिल्कुल एकदम प्रॉपर तरीके से बताया गया है, उसको बाकायदे लिख कर बताया गया है कि कैसे हम कॉमन रनिंग स्टार्टिंग पहचानेंगे। तो अगर आप वो पिछली वीडियो देख लेते हैं तो आपको कॉमन रनिंग स्टार्टिंग पहचानने में आज के बाद कोई दिक्कत नहीं होगी। तो क्लियर है, आपको यहाँ पर तीनों पिने चेक करना समझ में आ गया होगा। हम आपको एक बार और बता दें कॉमन रनिंग स्टार्टिंग कैसे चेक करते हैं। तो यहाँ पर जो तीनों पिने हैं ना, इन तीनों पिने में से जिन दो पिनों पर सबसे अधिक रीडिंग आएगी, समझिए उन दोनों पिनों को छोड़कर बचा हुआ पिन कॉमन का होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियर तरीके से 56 रीडिंग है। और यहाँ पर चेक करते हैं, देखिए इस तरह से चेक करते हैं तो 27 या 29 रीडिंग आ रही है। और इस तरह से जब चेक करते हैं तो देखिए यहाँ पर कितनी रीडिंग आ रही है, यहाँ पर 30 रीडिंग आ रही है। इसका मतलब जिन दो तारों पर यानी कि जिन दो पिनों पर मान सबसे अधिक आएगा उन दोनों पिनों को छोड़कर बचा हुआ पिन कॉमन का होगा। तो फिलहाल में यहाँ पर देख सकते हैं 55 रीडिंग है, तो ये सबसे ज़्यादा है। तो इन दोनों पिनों को छोड़कर बचा हुआ पिन ऊपर वाला है, तो ये कॉमन हो जाएगा। अब रनिंग स्टार्टिंग अगर आपको पहचानना है तो एक प्रोब कॉमन पे रखना है और दूसरी प्रोब से दोनों पिनों को चेक करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रीडिंग आ रही है 26 और दूसरी पिन पे चेक करते हैं तो यहाँ पर रीडिंग आ रही है 29। तो जहाँ पर 26 रीडिंग आ रही है वो रनिंग है और जहाँ पर 29 रीडिंग आ रही है वो स्टार्टिंग की पिन है। तो आई होप आपको यहाँ पर क्लैंप मीटर में कंटिन्यूटी मोड का सेक्शन समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम चेक करते हैं, यहाँ पर देखिए आगे है हमारा वोल्टेज, देख सकते हैं यहाँ पर V लिखा हुआ है, 600 लिख करके V लिखा हुआ है और सीधा सीधा यहाँ पर सिंबल बनाया है। देखिए सीधी लाइन डबल है ना, ये सीधी लाइन डबल होने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो रेंज है वो DC वोल्टेज का रेंज है। तो यहाँ पर आप सेलेक्टर को हम रखते हैं 600 वोल्ट के DC रेंज पर। तो 600 वोल्ट के DC रेंज पे तो हमने सेलेक्ट कर लिया। जब हमने इसको सेलेक्ट कर लिया तो अब आप यहाँ पर क्या चीज़ें चेक करेंगे, क्या चीज़ें आप चेक कर सकते हैं, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए हम बैटरी चेक कर सकते हैं, बैटरी हमारी कितने वोल्ट की है, बैटरी हमारी चार्ज है कि नहीं चार्ज है, ये सारी चीज़ें हम इस पॉइंट पर रखकर चेक कर सकते हैं। यानी कि DC वोल्टेज इस पॉइंट पर रखकर चेक कर सकते हैं। तो आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा कि 600 वोल्ट पे हम क्या रखकर चेक करेंगे। तो DC वोल्टेज यहाँ पर हम रखकर चेक कर सकते हैं। तो DC वोल्टेज हम चेक करके आपको दिखा दें तो यहाँ पर देखिए हमारे पास दो बैटरी है, इन दोनों बैटरियों को हम चेक करना बताएंगे कि किस प्रकार से जो हमारा DC वोल्टेज है वो चेक किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए फिलहाल में जो हमारी बैटरी है यहाँ पर वोल्टेज भी लिखा रहता है कि ये बैटरी कितने वोल्ट की है। तो यहाँ पर हम देखते हैं पहले कि कहाँ पे वोल्टेज इसका लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर दिख गया, यहाँ पर लिखा है 1.5 वोल्ट। तो ये शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो हम इसको चेक करके दिखाते हैं कि यहाँ पर 1.5 वोल्ट अगर इस पर लिखा हुआ है तो क्या ये 1.5 वोल्ट का है। तो चलिए इसके लिए हम क्या करते हैं, एक प्रोब हम यहाँ पे पीछे में लगा लेते हैं और एक प्रोब हम यहाँ पर अगले वाले पॉइंट पे लगाते हैं। तो इस तरह से चेक करने पर देखिए यहाँ पर रीडिंग आनी चाहिए, कुछ ना कुछ रीडिंग शो करनी चाहिए, वोल्ट दिखाना चाहिए, लगभग 1 वोल्ट के आसपास तो दिखाना ही चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ये वोल्ट नहीं शो कर रहा है, तो हो सकता है ये जो सेल है ये डाउन हो गया है, बैटरी जो है ये डाउन हो गई है, डिस्चार्ज हो गई है। तो यहाँ पर बैटरी भी डिस्चार्ज हो सकती है, बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी तो यहाँ पर कुछ भी रीडिंग शो नहीं करेगा। ये हमारा जो दूसरी बैटरी है, इस दूसरी बैटरी को हम सीरीज में लगा के चेक करते हैं। थोड़ा बहुत वोल्टेज अगर बढ़ेगा तो यहाँ पर शो करेगा कि हमारा ये जो बैटरी है ये कितने वोल्ट शो कर रही है, दिखाएगा कि कितना वोल्ट यहाँ पर बैटरी का हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए दोनों को हमने सीरीज में कर दिया। अब यहाँ पर जो भी वोल्टेज रहेगा थोड़ा सा बढ़ के आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियर तरीके से 2 वोल्ट यहाँ पर शो कर रहा है। तो एक बैटरी हमारी वीक हो सकती है, दोनों बैटरी जब हम लगाएंगे तो कुछ ना कुछ वोल्टेज यहाँ पर शो करेगा। तो यहाँ पर 2 वोल्ट के करीब में शो कर रहा है, हालांकि 1.5 वोल्ट की दोनों बैटरियाँ हैं। अब हम ये वाली बैटरी चेक करते हैं, अकेले में चेक करते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या रीडिंग शो करता है। तो यहाँ पर देखिए इस बैटरी में भी जान तो है, बट यहाँ पर जो रेंज है ना ये 600 वोल्ट की रेंज है। यहाँ पर अगर 20 वोल्ट की 10 वोल्ट की रेंज होती है ना तो यहाँ पर बैटरी का जो वोल्टेज है कुछ ना कुछ शो जरूर करता है। यहाँ पर देखिए शो करने की कोशिश कर रहा है बट उतना वोल्टेज हो नहीं पा रहा है कि ये शो करे। इसी तरह से हम अगर 2 सेल लगाते हैं तो 2 सेल का जो वोल्टेज है वो बता दे रहा है। तो यहाँ पर देखिए रेंज काफ़ी ज़्यादा हो गई, इस वजह से यहाँ पर वोल्टेज शो नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 वोल्ट इस तरह से बता रहा है। तो आई होप आपको बैटरी को चेक करने आ गया होगा। इसी तरह से आप 12 वोल्ट की बैटरी को चेक कर सकते हैं, इन्वर्टर की बैटरी को चेक कर सकते हैं, ट्रैक्टर की बैटरी को चेक कर सकते हैं। यानी कि कोई भी बैटरी अगर आपके पास है तो उसको आप इस रेंज पे सेलेक्ट करके चेक कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वाला रेंज समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है 600 वोल्ट। तो 600 वोल्ट और इसके बाद जो सिंबल है ना वो सिंबल कुछ अलग तरीके का है।
यहाँ पर जो सिंबल है वो सीधा सीधा सिंबल है, देख सकते हैं इस तरह से सिंबल है। और यहाँ पे जो सिंबल है वो साइन वेव का सिंबल है। तो यहाँ पर जो साइन वेव का सिंबल होता है ना, वो होता है हमारा एसी वोल्टेज के लिए, और जो यहाँ पर सीधा सीधा स्ट्रेट लाइन होती है वो हमारा होता है डीसी वोल्टेज के लिए। तो डीसी वोल्टेज अभी हमने आपको चेक करके दिखाया। अब यहाँ पर जो पॉइंटर है अब यहाँ पे आ गया है। अब इस पॉइंटर को यहाँ पर रखने के बाद हम क्या चीज़ें चेक कर सकते हैं, किसी भी 5 पिन सॉकेट में आ रहे वोल्टेज को चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास एक बोर्ड है, इस बोर्ड में हम इस मल्टीमीटर को लगा के दिखा देते हैं कि यहाँ पर कितना वोल्टेज शो कर रहा है। तो 600 वोल्ट पे हमने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद ये जो प्रोब है ना, इन प्रोबों को यहाँ पे लगा लेना है। देख सकते हैं एक प्रोब हमने यहाँ पे लगा लिया और दूसरी प्रोब हमको यहाँ पे लगाना है। तो यहाँ पर जैसे ही लगाएंगे देखिए यहाँ पर वोल्टेज शो कर रहा है 169-70 वोल्ट के आसपास में यहाँ वोल्टेज शो कर रहा है। तो इतना वोल्टेज अभी इस 5 पिन सॉकेट या 2 पिन सॉकेट में आ रही है, इसलिए यहाँ पर इतना ही वोल्टेज शो कर रहा है। तो आई होप आपको यहाँ पर वोल्टेज चेक करना समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से हम वोल्टेज को चेक कर पाएंगे। तो वोल्टेज जब भी एसी फ्रिज टेक्नीशियन कहीं पर भी जाते हैं तो वोल्टेज चेक करते हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें तो जो हमारी एसी या फ्रिज होती है वो लगभग 180 वोल्ट से ऊपर में ही चलती है। अगर आपके घर में 150 वोल्ट या 140 वोल्ट 130 वोल्ट आ रहा है, तो अगर आपका फ्रिज या एसी नहीं चल रहा है तो वो फ्रिज और एसी का दोष नहीं है, वो वोल्टेज का दोष है। वोल्टेज कम होने की वजह से भी कभी कभी हमारे जो मशीनें होती हैं वो नहीं चल पाती हैं। तो यहाँ पर 180 वोल्ट से एबव होने चाहिए, तभी हमारा जो एसी या फ्रिज है वो बेहतर तरीके से काम कर पाएगा। तो आपको जानकारी मिल गई होगी कि हम वोल्टेज को कैसे चेक करेंगे। अब इसके बाद बात आती है एम्पियर को चेक करने की। तो यहाँ पर जो तीनों रेंज है ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं 400 एम्पियर लिखा है, 200 एम्पियर लिखा है, 20 एम्पियर लिखा है। तो यहाँ पर जितना भी एम्पियर लिखा हुआ है हम सब पे लगा कर चेक कर सकते हैं। अब सब पे लगा के चेक कैसे करेंगे, किस प्रकार से करेंगे, ये भी चीज़ हम जानेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले जब भी एसी फ्रिज टेक्नीशियन कहीं भी जाते हैं तो एम्पियर उनको चेक करना होता है, किसी भी मशीन का एम्पियर। एम्पियर क्या बताता है, उस मशीन की स्थिति, उस मशीन की कंडीशंस के बारे में बताता है। तो अगर मान लीजिए कि उस मशीन की कंडीशन सही है तो वो ठीक ठाक एम्पियर लेगा। अगर उस मशीन की कंडीशन सही नहीं है, एम्पियर ज़्यादा लेगा, जिससे हम जान पाएंगे कि एम्पियर ज़्यादा क्यों ले रहा है। अब यहाँ पर फिलहाल में हम रखते हैं इसको 400 एम्पियर की रेंज पे। तो 400 एम्पियर की रेंज पे हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। अब एम्पियर को कैसे चेक करना होता है, ये एसी एम्पियर को चेक करने की बात हो रही है। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कोई ना कोई उपकरण लगाना पड़ेगा। तो जैसे हम कंप्रेसर का ही अगर मान लीजिए एम्पियर चेक करना चाहते हैं तो कैसे चेक करेंगे। यहाँ पर देखिए जो हमारा ये कंप्रेसर है, कंप्रेसर के कॉमन पिन पर हम लगाते हैं OLP और कंप्रेसर के रनिंग स्टार्टिंग पिन पर लगाते हैं रिले, और इसका हम एम्पियर चेक करके दिखाते हैं कि जो हमारा ये कंप्रेसर है वो कितना एम्पियर लेकर चल रहा है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर कॉमन वाली पिन पे OLP लगा लेते हैं, तो OLP इस प्रकार से लग जाता है, और रिले को भी रनिंग स्टार्टिंग पिन पे इसी प्रकार से लगा लेना है। अब इसके लग जाने के बाद यहाँ पर थिम्बल वाले वायर को हम इसमें ऐड करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए जो रिले का राइट साइड वाला पिन है इसमें हम एक तार जोड़ देंगे, और जो हमारा OLP का ये वाला पिन है इसमें हम एक वायर जोड़ देंगे। इस प्रकार से हमने जोड़ दिए। अब जोड़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हम सप्लाई देंगे। सप्लाई देने से पहले आप जान लीजिए कि यहाँ पर जो ये हमारा कंप्रेसर है ये कितना एम्पियर लेके चल सकता है। तो इसके लिए हमको लगाना होगा क्लैंप मीटर। तो एक तार में क्लैंप मीटर लगाना है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो सप्लाई जा रही है जिस भी उपकरण के लिए जा रही होगी उसके एक तार में आपको क्लैंप मीटर लगाना है। और अभी हमने सेलेक्ट किया इसको 400 एम्पियर के रेंज पे। तो देखते हैं यहाँ पर कितना एम्पियर ये लेकर चलता है। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों तारों को, यानी कि जो हमने रिले और OLP में लगाया, इन दोनों वायरों को सप्लाई में लगाना है। और सप्लाई में जैसे ही हम लगाएंगे यहाँ पर एम्पियर कुछ न कुछ शो जरूर करेगा और जो हमारा कंप्रेसर है वो चलने लगेगा। तो चलिए हम दोनों तारों को लगा लेते हैं। यहाँ पर जो हमारी ये 2 पिन सॉकेट है इसमें ये पैरेलल से चलेगा, तो हम इसमें लगाते हैं। देखिए इसमें लगाते ही हमारा कंप्रेसर जो है ये स्टार्ट हो गया है, और कंप्रेसर स्टार्ट हो गया है। और यहाँ पर जो एम्पियर है वो एम्पियर शो करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो रेंज है ना, रेंज को हमने सेलेक्ट किया है 400 एम्पियर के। तो 400 एम्पियर बहुत ज़्यादा होता है। अब ये जो हमारा कंप्रेसर है ये 0.4 एम्पियर या फिर 0.5 एम्पियर इस तरह से लेता है ना, तो इसके लिए रेंज बहुत ज़्यादा है। तो हम इसकी रेंज को क्या करेंगे, थोड़ी सी कम करेंगे ताकि ये बता पाए कि ये कितना एम्पियर ले पा रहा है।
तो चलिए हम इसको 200 पे सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए 200 पर सेलेक्ट करते ही यहाँ पर एम्पियर इसका शो कर दिया। तो यहाँ पर देखिए 0.2 एम्पियर अभी हमारा कंप्रेसर लेकर चल रहा है। तो अब यहाँ पर थोड़ा बहुत एक्यूरेट हो गया कि यहाँ पर 0.2 एम्पियर लेके चल रहा है। फिर भी हम अभी 200 एम्पियर पे सेलेक्ट किए हैं। अगर हम 20 एम्पियर पे सेलेक्ट करेंगे तो ये और एक्यूरेट वैल्यू देगा। तो चलिए हम 20 एम्पियर पे सेलेक्ट कर लेते हैं। तो देखिए 20 एम्पियर पे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए 0.39 के आसपास में यहाँ पर एम्पियर शो कर रहा है। तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट और एक्यूरेट वैल्यू होती है। जितना भी हम रेंज घटाते जाएंगे उतना एक्यूरेट वैल्यू हमारी होती जाएगी। तो आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि कंप्रेसर के लिए हम एम्पियर कैसे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर फिलहाल में देख सकते हैं 0.39 एम्पियर ये हमारा कंप्रेसर लेकर चल रहा है। अगर हम इसी टाइम इसको 200 एम्पियर पे सेलेक्ट कर दें तो यहाँ पर देखिए 4 पॉइंट के आसपास में हमारा दिखाने लगा, यानी कि 0.4, 0.2, 0.3 इस तरह से दिखाने लगा। ये जो हमारा है एक्यूरेट वैल्यू नहीं है। हम इसको 20 पे सेलेक्ट करके चेक करेंगे तो यहाँ पर देखिए एक्यूरेट वैल्यू आएगा 0.39, यानी कि दशमलव के 2 अंक के बाद भी हम रीडिंग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से हमारा जो क्लाइम मीटर होता है इसके द्वारा हम एम्पियर चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर दूसरी बात हम ये बता दें तो यहाँ पर जिस वायर में हमने इस क्लाइम मीटर को लगाया है ये फेज वाला वायर है या न्यूट्रल वाला वायर है, इससे फर्क नहीं पड़ता। आप किसी भी वायर में लगाएंगे उतना ही एम्पियर बताएगा। हम एक बार ऊपर वाले वायर में लगा के चेक करके दिखा देते हैं कि उतना ही एम्पियर बता रहा है या फिर कम बेसी बता रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उतना ही एम्पियर लगभग बता रहा है, 0.38 के आसपास में एम्पियर बता रहा है। तो जिस भी वायर में आप लगाएंगे उतना ही एम्पियर बताएगा। हाँ, आपको यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना है कि दोनों ही वायरों में इसको नहीं लगाना है, यानी कि एक साथ दोनों वायरों को इस तरह से कैप्चर कर लें, ऐसा नहीं करना है। ऐसा करने से क्या होगा, यहाँ पर 0 एम्पियर शो करेगा। और 0 एम्पियर शो करने का एक रीज़न है कि एक वायर से सप्लाई जा रही है, यानी एक वायर से करंट जा रहा है, दूसरे वायर से करंट वापस चला आ रहा है, जो क्रॉस मैग्नेटिज्म के इफेक्ट के कारण यहाँ पर कुछ भी रीडिंग शो नहीं करेगा। तो इसलिए आपको क्लाइम मीटर से जब भी करना है तो एक ही वायर में लगाना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक वायर में हमने लगाया तो 0.3 एम्पियर बताया और दूसरे वायर में भी लगाएंगे तो उतना ही एम्पियर बताएगा, क्योंकि जितना एम्पियर जाता है उतना ही एम्पियर वापस फिर से चला जाता है। तो आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि एम्पियर हम कैसे चेक करते हैं। अब यहाँ पर हम आपको होल्ड बटन के बारे में थोड़ा सा समझा दें तो यहाँ पर देखिए जो भी रीडिंग यहाँ पे आती है ना, ये रीडिंग जो है ये 0.38 है। तो अभी हम इसको यहाँ से हटाएंगे तो ये रीडिंग गायब हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रीडिंग गायब हो गई। अगर आप इसी रीडिंग को किसी को दिखाना चाहते हैं कि हाँ देखिए इतना एम्पियर लिया था, तो आप क्या करेंगे, इसको लगाएंगे और लगाने के बाद होल्ड वाली बटन को प्रेस कर देंगे। तो होल्ड वाली बटन को जैसे ही प्रेस करेंगे यहाँ पर होल्ड लिख देता है और होल्ड लिख देने के बाद यहाँ पर देखिए जो रीडिंग है ना, ये रीडिंग यहाँ पर स्थिर बनी रहती है 0.38। अब यहाँ पर क्लाइम मीटर से इसको निकाल भी लेंगे ना तो ये रीडिंग यहाँ पर बनी रहेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रीडिंग बनी रहेगी। तो आई होप आपको यहाँ पर सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, सारे बटनों के बारे में समझ में आ गया होगा। अब हम इस कंप्रेसर को यहाँ से निकाल देते हैं। अब इस कंप्रेसर को हमने सप्लाई से हटा दिया है। तो हमने आपको यहाँ पर क्लाइम मीटर के जितने भी फंक्शन के बारे में बताया तो उसका आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिल गया होगा और उसके बारे में भी आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम इस होल्ड बटन को प्रेस कर देते हैं फिर से। तो यहाँ पर देखिए जो रीडिंग है वो बिल्कुल 0 हो गई। तो आई होप आपको यहाँ पर क्लाइम मीटर के बारे में सारी जानकारी मिल गई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाली ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।